हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल डी कोड आईएएस में। दोस्तों, डी कोड आईएएस में आज जिस वीडियो पे हम लोग बात कर रहे हैं, ज़रूर आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा और शायद समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली में हम बात किस पे करने वाले हैं। दोस्तों, कई दिनों से बहुत जगह से अलग अलग मैसेजेस आ रहे थे अबाउट स्टार्टिंग अ न्यू लेक्चर सीरीज ऑन पॉलिटी और इस किस्म के जो जीएस में सब्जेक्ट्स आते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि आई कैन डू विथ दीज सब्जेक्ट्स, चाहे पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, सोशल साइंसेस के जितने सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, चाहे सोशल जस्टिस हो, गवर्नेंस हो, या इंडियन सोसाइटी हो, या वर्ल्ड हिस्ट्री हो, या हमारा जो पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया है उसकी हिस्ट्री हो, यानी कि पॉलिटिकल हिस्ट्री जो है, ये सारे सब्जेक्ट्स को डील किया जा सकता है। दोस्तों, इसके साथ साथ जो एक और चीज़ करने की आवश्यकता है वो है पॉलिटिकल साइंस का ऑप्शनल सब्जेक्ट, जिसमें कुल 4 पेपर्स होते हैं। आप सभी को पता होगा, जो लोग एग्जाम में सीरियस हैं और जो लोग कम से कम सीरियसली सोच रहे हैं, उनको ये तो जरूर पता होगा कि एक ऑप्शनल पेपर होता है। तो अब मैं अपने तजुर्बे से कह रहा हूं, आफ्टर क्लियरिंग दिस एग्जामिनेशन, ये जो पेपर है या ये जितने सारे सब्जेक्ट्स मैंने नाम बताए हैं, इन सब्जेक्ट्स को शुरू करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस प्लेटफॉर्म पे इस सब्जेक्ट्स को शुरू करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बशर्त यह है कि सब्जेक्ट्स जो भी मैंने बताए हैं इस पे ऑलरेडी सोशल मीडिया में या इंटरनेट पे एक्सेसिव मटेरियल पड़ा हुआ है ऑलरेडी। कुछ अच्छे हैं, कुछ बहुत अच्छे हैं, कुछ बहुत ही बकवास है। तो मैं ये सोच रहा था कि जो अच्छे हैं, अगर वो ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो फिर उन्हीं सब्जेक्ट्स पे दोबारा बना करके मैं अपना और अपने व्यूअर्स का समय क्यों बर्बाद करूं, इन द सेंस कि मैं क्या अलग से कंट्रीब्यूट कर रहा हूं। तो जब ये एक विजन सामने आ जाता है कि बीइंग अ यूट्यूबर एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है साथ में, खास करके जब आपका चैनल एजुकेशनल हो, तो जो सोसाइटल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको दिमाग में रखते हुए मैं आप सबसे एक सवाल पूछता हूं कि जब ऑलरेडी पॉलिटी पे, ज्योग्राफी पे, हिस्ट्री पे इतने सारे चैनल्स हैं, क्वालिटी के अगर हम मानचित्र में देखें, क्वालिटी का अगर हम लोग यादस्टिक देखें तो अच्छे भी हैं, बहुत खराब भी हैं, तो वो आपको सुनकर ही पता चल जाता है। अब मैं अलग से इसमें ऐड क्या करूं, ये जो चीज दिमाग में आती है। कुछ लोग कहते हैं मुझसे कि सर आपका तरीका अलग हो सकता है पढ़ाने का, भले ही सब्जेक्ट एक है, तरीका अलग हो सकता है। तो वो तरीका मेरा ऐसा क्या है जो यूजफुल रहेगा मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे स्टूडेंट्स के लिए, वो एक चीज है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में मैं सोच रहा हूं आप लोगों से, इनफैक्ट ये एक ऐसा वीडियो है जिसमें मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या कुछ ऐसा किया जा सकता है कि जिससे एक ही तीर से 2 निशाने लग जाएं। कहने का मतलब है, जैसे पॉलिटी का एक सब्जेक्ट उठाते हैं, उसमें से एक टॉपिक उठाते हैं, महज फेडरलिज्म उठाते हैं। अब ये फेडरलिज्म को समझाना कि फेडरलिज्म एक पावर डिस्ट्रीब्यूशन है जो एक गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर में होता है, जहां यूनियन गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ या स्टेट यूनिट्स के साथ पावर जो है वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट करती है, और ये पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ पावर्स हैं, ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है। और ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये सेपरेशन ऑफ पावर पे चलता है, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट के पास भी लॉ मेकिंग पावर्स हैं, उसकी अपनी, यूनियन गवर्नमेंट के पास भी अपनी खुद की एग्जीक्यूटिव है। तो सेपरेशन ऑफ पावर हो गया एट द यूनियन लेवल। वर्टिकली आप नीचे आ जाइए, आपको स्टेट के पास भी उसकी लेजिस्लेटिव पावर्स मिलेंगे, लॉ मेकिंग पावर्स मिलेंगे, और उसके एग्जीक्यूटिव अलग से मिलेंगे। तो इसको समझाना और इस पे एक एक वीडियोस बनाकर समय आप लोगों का बर्बाद करना मैं पर्सनली उचित नहीं समझता। जो मैं कर सकता हूं वो यह है कि इस फेडरलिज्म को थोड़ा सा डीप एनालिसिस कर सकते हैं, थोड़ा करंट इश्यूज के साथ इसको जोड़ सकते हैं। क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो शायद एक ही वीडियो को अगर आप देखेंगे, यानी कि मैं इस वीडियो की बात कर रहा हूं जो डी कोड पे अपलोड होगा, तो उसको देखकर आप उस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, और उसी कॉन्सेप्ट का आज के तारीख में कोई करंट एग्जाम्पल, अगर कोई करंट इशू चल रहा हो तो उस पर बात कर सकते हैं। से फॉर एग्जाम्पल, अभी जो मणिपुर में हादसा हुआ है, हादसा ही है, दुर्घटना है, और ये लगातार चलती जा रही। सो इट्स अ कंटिन्यूअस प्रॉब्लम दैट द पीपल ऑफ मणिपुर और द स्टेट ऑफ मणिपुर इज फेसिंग। तो नेचर प्रॉब्लम का जो है वो एक कंटिन्यूअस नेचर का है, वो ऐसा नहीं है कि आज हुआ कल बंद हो गया। तो इस चीज को डिस्कस कैसे करेंगे? बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो कि आपको मणिपुर की पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी से शुरू करते हैं, और वो सही भी है, लेकिन क्या वो हमारे लिए एक वीडियो देखने से काम बन जा रहा है? क्या उतना डिटेल्स में जानने की आवश्यकता है व्हेन इट कम्स टू एग्जामिनेशंस? तो क्या हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि मणिपुर के इशू को पड़ोस दिया कि वहां पे एक हाईकोर्ट के जजमेंट के बाद
सरकार और जो शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस है उसको लेकर के मैतीज और अदर जो माउंटेन ट्राइब्स थे, जैसे नागास कह लीजिए, कुकीज कह लीजिए, जिन लोगों के बीच में लड़ाइयां हो रही थी। अब इस लड़ाई का हमारे पॉलिटी से रिलेशन किन किन एस्पेक्ट्स पे हो सकता है? देखिए, फंडामेंटल राइट्स पे, ये एस्पेक्ट्स पे इसको पढ़ा जा सकता है, इसको इमरजेंसी के एस्पेक्ट पे पढ़ा जा सकता है, इसको गवर्नेंस के एस्पेक्ट पे पढ़ा जा सकता है, इसको सोशल जस्टिस के एस्पेक्ट में पढ़ा जा सकता है, इसको एथिक्स के एस्पेक्ट में पढ़ा जा सकता है। तो एक टॉपिक के इतने सारे डायमेंशंस पॉसिबल हैं और इसी के नंबर मिलते हैं यूपीएससी में। तो ऐसा कुछ किया जा सकता है कि हम लोग एक एक टॉपिक को उठाते हैं, सी फॉर एग्जांपल जो करंट में चल रहा हो, लेकिन उस टॉपिक को समझने के लिए हम लोग उससे रिलेटेड जो स्टैटिक की जो बैकग्राउंड है उसको करते हुए हम लोग करंट को समझ सकते हैं, जिसमें हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री को कवर करेंगे, जिसके थ्रू से हम लोग गवर्नेंस या सोशल जस्टिस को कवर कर सकते हैं। ऑब्वियसली दैट कम्स अलोंग विद पॉलिटी। इंटरनल सिक्योरिटी का एक एस्पेक्ट हो सकता है और एथिक्स का एस्पेक्ट हो सकता है। तो ये एक तरीका हो सकता है पढ़ाई करने का, या इस तरीके से हम लोग वीडियोस जो है अपलोड कर सकते हैं। तो ये एक नया आई वुड से एक वैल्यू एडिशन होगा उन लोगों के लिए जिन लोगों को समय बचाना है और बेहतरीन चीज पे फोकस करना है जितने की जरूरत है। दूसरा एक क्वेश्चन आ रहा था कई दिनों से कि सर, ये अक्टूबर का महीना शुरू होने वाला, वी आर इन द मिड ऑफ सितंबर, व्हाट शुड वी रीड नाउ? डू वी नीड टू फोकस ऑन प्रीलिम्स और डू वी नीड टू फोकस ऑन मेंस? देखिए, ये जो तर्क वितर्क है, ये इट कुड बी इस पे बहुत बहस हो सकती है। इट्स वेरी पर्सनल थिंग। कस्टमाइज करते हैं लोग अपने अपने सहूलियत के अनुसार। सहूलियत यानी कि अपने अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी अपनी प्रेफरेंस के अनुसार ये लोग ये क्वेश्चन का जो है आंसर मिलता है। अगर आप पर्सनली मुझसे पूछते हैं तो मेरा जवाब ये होगा कि प्रीलिम्स जो है ना, ये काफी डिफरेंट पैटर्न है मेन से। तो मैं नहीं समझता हूं कि किसी भी एस्पिरेंट का एस्पिरेशन ये होगा कि मुझे प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है। एस्पिरेंट्स का एस्पिरेशन ये होगा कि मुझे यूपीएससी को क्लियर करना है। प्रीलिम्स क्वालिफाई करना किसी का लक्ष्य नहीं हो सकता है। तो ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के बाद आपके पास जितना वक्त बचेगा, उस वक्त में अगर आपकी मेंस की तैयारी नहीं है तो आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बावजूद भी फेल करेंगे, विच आई बिलीव पर्सनली दैट नो एस्पिरेंट कैन अफोर्ड इट, क्योंकि बार बार प्रीलिम्स क्वालिफाई करना उतना ईजी नहीं है। So don't take your prelims success for granted. That's number one. So you have to ensure that the most of the syllabus of your mains is at least covered at least once. क्योंकि अगर एक बार आपका मेंस का तैयारी एक रीडिंग भी हो रखी होगी विथ द नोट्स, तो आपके दिमाग में वो टेंशन नहीं रहेगा कि अगर मैं क्वालिफाई करता हूं प्रीलिम्स तो मेरे पास एक बैकअप है, मैं मेंस की तैयारी ऑलरेडी कर रखा हूं, मुझे रिवाइज करना है बस। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं समझता हूं कि एटलीस्ट टिल दिसंबर हमारे जितने सारे मेंस के सब्जेक्ट्स हैं अलॉन्ग विद द ऑप्शनल हम लोगों के कवर्ड हो जाने चाहिए। उसके बाद जनवरी से आप फुल्ली डेडिकेट कर दीजिए आपके प्रीलिम्स में। मैं जितनी बार भी, मैंने 6 बार प्रीलिम्स क्वालिफाई करा है और मैंने प्रीलिम्स में ये देखा है कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को कवर करने में 3 महीने लगते हैं। 3 महीने में अगर आपने ढंग से पढ़ाई कर ली है, सारे सब्जेक्ट्स को कवर कर लिया जो आपके स्ट्रेंथ हैं, अलॉन्ग विद ऑल द पास्ट ईयर्स पेपर्स एंड मल्टीपल एमसीक्यूज, तो आपका कोई प्रीलिम्स नहीं रोक सकता है, बिकॉज प्रीलिम्स इज अ एग्जाम ऑफ रिकॉग्निशन। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसी में से एक आंसर है, ये आपको भी पता है, तो आपको सिर्फ रिकॉग्नाइज करना है, लेकिन मेंस में आपको याद भी रखना है पॉइंट्स। देयरफॉर आई प्रेफर मोर द पैटर्न ऑफ मेंस कम प्रीलिम्स प्रिपरेशन देन प्रीलिम्स कम मेंस। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मैंने अपने प्रीलिम्स की तैयारी 3 महीने पहले चालू करी थी। अगर मान लेते हैं एग्जाम मई में है तो उससे 3 महीने पहले तक, मतलब फरवरी तक तो मैं अपना मेंस की पढ़ाई कर रहा था। मार्च अप्रैल मई, ये जो सीजन है, ये जो 3 महीने का है, ये इन पर फरवरी मार्च अप्रैल, ये 3 महीना मैंने डेडिकेट करना है प्रीलिम्स में। मेरे हिसाब से ये ज्यादा सेंसिबल है क्योंकि वो चीज याद ज्यादा रहेगी, क्योंकि वो प्रैक्टिस में रहेगा तो याद ज्यादा रहेगा और तुरंत आप पढ़ी हुई चीज को जाके एग्जाम में देखोगे। जबकि अगर हम दूसरे तरफ से देखें कि अगर आप सिर्फ प्रीलिम्स करते रह जाएंगे तो जैसा मैंने कहा वो एक प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये कंप्लीटली आपके ऊपर है, आप किस तरीके से एग्जाम को देखते हैं। मेरा लॉजिक ये कहता है, तो आई हैड प्रेफर्ड दिस इन माय अटेम्प्ट्स एंड दैट पेड मी वेल। सो इसी 2 इंफॉर्मेशन को मैं शेयर करना आया था इस वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा है तो डेफिनेटली ज्वाइन करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हम लोग कोशिश करते रहेंगे कि कम से कम वीक में एक क्लास, एक वीडियो ऐसी अपलोड करें जिसमें हम लोग कोई एक ऐसे इशू के बारे में बात करेंगे जिसके मल्टीपल डायमेंशंस में डिस्कशन किया जा सके, ताकि आपको एक ओवरव्यू पता हो कि एक टॉपिक को कितने प्रकार से लिखा जा सकता है। जाहिर सी बात है, मेरा फोकस अभी जो वीकली अपलोड्स होंगी
वो सिर्फ और सिर्फ इसी पे फोकस रहेगा कि किस तरीके से जीएस के जो एक्स्ट्रा मेंस के सब्जेक्ट है, जो आप लोग नॉर्मल कोर्स में नहीं पढ़ते हैं, प्रीलिम्स के जीएस में, उन पे फोकस करने का। और एज एंड वन हम लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे तो आई विल बी स्टार्टिंग दी पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल। और ये पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल उनके लिए भी फायदेमंद होगा जो लोग पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मेरा नाम है चंद्रजीत, आप लोग देख रहे हैं डी कोड IAS। नमस्कार।